मैं रविंद्र जी के पास, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतगणना जारी है, चल रही है मतगणना, और जो चीजें नंबर्स तो हम देख रहे थे, और आज जो दृश्य निकले हैं रविंद्र सर, उन दृश्यों में देखने के बाद आप क्या, आपका अपना क्या एक इस पूरे मामले पर आकलन, आपको क्या लगता है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजों में आप पाते हैं कि ये जो डेंट की बात की, या और जो है कि उनका जो रसूख था वो कहीं आपको दिखता है, क्या क्या देख पाया रविंद्र जी? जी नमस्कार। देखिए, कोई रोमांचक चुनाव नहीं है। आंकड़े जिस तरह के हम लोग देख रहे थे वैसे ही हैं। रोमांचक नतीजे हो सकते हैं। इलेक्शन में तो कोई गहमा-गहमी वैसी दिखी नहीं। सामान्य इलेक्शन था और पहले से ही जानकारी सबको है ही कि भाई नंबर जिसके पास ज़्यादा हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा कैंडिडेट इंडिया गठबंधन ने दिया, तो थोड़ा-सा रोमांच तो पैदा किया लोगों के बीच में, कि कम से कम एक फाइट हो या इश्यूज़ को रेज़ किया जाए। बीजेपी के उम्मीदवार गायब रहे, वो दिखाई नहीं दिए। उन्होंने ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ना किसी लोगों से मिले। उनका पूरा कैंपेन बीजेपी ने हैंडल किया। जबकि ये खुद मैदान में थे रेड्डी साहब, और इन्होंने अपने आप को एक नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया, अपनी बातें रखी, और लेकिन क्योंकि नंबर्स में कहीं न कहीं वीक पड़ते हैं, तो पर स्टिल एक इलेक्शन लड़ा गया मजबूती के साथ और अपनी बातों को रखा गया। बाकी इम्पोर्टेंट यही है कि कितने वोट, अगर अगर थोड़े बहुत वोट ट्रांसफर होते हैं कि नहीं होते। क्रॉस वोटिंग का मामला जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा इस पूरे इलेक्शन में, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से कोशिश की है, उन्होंने बहुत कोशिश की है कि कुछ वोट ज़रूर खींच लें दूसरे पाले से। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, जो फ्लूइड वोट्स हैं, जो वोट इधर भी नहीं है, उधर भी अनअटैच्ड हैं, उन वोटों में से भी जो वोट आ सकते थे बीजेपी के पास, उन लोगों ने भी अपने आप को दूर रख लिया। क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी सारी वही हैं जो बीजेपी के साथ पहले से रही हैं, और हाउस में तो कम से कम रही ही हैं। बाहर गठबंधन उनका पूर्व में रहा है, अभी नहीं है, लेकिन सदन में उन लोगों ने हमेशा सपोर्ट की है। तो इलेक्शन जो है वो स्पष्ट है संजीव जी, कुछ उसमें ज़्यादा मुझे लगता है देखने की उसमें रह नहीं गया है। ठीक इलेक्शन है, के नतीजे भी अब बस 6 बज गए हैं, हाँ, तो अब शुरू हो गई होगी मतगणना। 1 डेढ़ शुरू घंटे में नतीजे आ ही जाएँगे, 1 डेढ़ क्या घंटे में नतीजे आ ही जाएँगे, तो उस पे तो अब कुछ ज़्यादा मेरे ख्याल से अब कहने के लिए बचा नहीं। क्या कहेंगे राकेश जी, पूरा का पूरा जो हम बार बार कहते हैं, और ये जो अभी पहले चरण में अनिल सिन्हा साहब कह रहे थे कि जो वहां से जो भयावह तस्वीरें आ रही हैं, नेपाल की तस्वीरें, वो डरा रही हैं, भयावह तस्वीरें, और आप लगातार जो, आप ना बेरोजगारी पे ध्यान दे रहे हैं, ना आप जो आपने करते आए, हमारे मुल्क में कौन सा अंतर है? हम भी तो इन्हीं चीजों के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतों में खड़ा हुआ है यूथ हमारा, दावे बहुत सारे हैं, लेकिन संदेश क्या क्या है दोनों चीजों में, आप करिएगा राकेश जी। संजीव जी नमस्कार। देखिए, अभी पहले बात हम अपने घर की कर लेते हैं कि हमारे यहाँ जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए कि नतीजों की दृष्टि से नहीं है, जैसे कि हमारे अभी से प्रदीप जी ने कहा। आप देखिए कि अगर एक वोट भी सत्ता पक्ष का विपक्ष के समर्थन में आता है तो यह राष्ट्रव्यापी संदेश जाएगा कि एक छेद मिल गया है, दरार मिल गई है ये दीवार गिराने की, और ये होगा। और कल कत्ल की रात थी, जैसा कि मैंने कहा भी था कि कल कत्ल की रात थी, और उस कत्ल की रात में सत्तारूढ़ दल ने, जिनका आपने शुरू में कहा कि चाणक्य ने वगैरह वगैरह ने, इन सब ने साम दाम दंड भेद चारों तरीकों का इस्तेमाल किया। जहां पैसा देना था वहां पैसा दिया, जहां धमकी देनी थी जहां धमकी दी, जहां सैद्धांतिक रूप से बरगलाना था वो किया, और अंततोगत्वा उन गिने चुने वोटों को, भले ही वो 8 हों 10 हों 12 हों, उनको इस चुनाव से अलग कर दिया जो कि विपक्ष के साथ जा सकते थे। तो कोशिश तो सब हुई है, और अंकों का जो गणित है वो बहुत पहले से कह रहा है कि भाई सत्ता पक्ष के पक्ष में है तो किसी को डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जो बेचैनी पिछले एक हफ्ते से सत्तारूढ़ दल में थी, उसने ये साबित कर दिया है कि सरकार अब भीतर से डर गई है। नतीजे 1 घंटे बाद आएंगे, हम लोग देख लेंगे। बात है नेपाल की। देखिए, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इन सब, ये सब हमारे सीमा से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, और बहुत से हमारे इन तीनों राष्ट्रों में रोटी बेटी के भी रिश्ते हैं। जी हाँ। बहुत से तमिलियन के श्रीलंका में रिश्ते हैं, बहुत से हिंदू आपके नेपाल में रिश्ते हैं, नेपाल के राजघराने की ढेरों लड़कियां हिंदुस्तान के राजघरानों में हैं। तो इस बारूद तो यहाँ भी बिछी हुई है। फर्क इतना हुआ है कि बांग्लादेश में पलीता लग गया है, विस्फोट हो गया है, सरकार गिर गई 13 महीने पहले, वहां की प्रधानमंत्री को जान बचा के भागना पड़ा, हमारे यहाँ डली है 13 महीने से। यही नेपाल में हो गया है, यही अभी आपने देखा कि श्रीलंका में हो गया है। अब हमारे यहाँ भी बिछी हुई बारूद में पलीता लगने की देर है।
जिस दिन ये पलीता लग गया तो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, ये भारत के मुकाबले छोटे छोटे देश हैं, यहाँ स्थितियां नियंत्रित जल्दी कर दी जाती हैं। लेकिन हिंदुस्तान में अगर ये आग भड़क गई असंतोष की, और असंतोष गले गले तक है, तो फिर किसी भी सरकार के लिए, चाहे ये मौजूदा सरकार हो चाहे कोई दूसरी सरकार हो, 2 इंजन की हो 4 इंजन की हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, असंतोष को दबा नहीं पाएंगे। और फिर जो स्थितियां होंगी वो इतनी भयानक और इतनी अकल्पनीय होंगी जिसके बारे में ये सरकार सोच नहीं रही। क्यों? ये लगातार सरकार का एक ही काम है कि जले जख्म पर नमक छिड़कना। अभी चले गए राजीव विलियम साहब, उन्होंने जो स्थिति बयान की, 22 दिन से हमारा पंजाब जलमग्न है और आप 22 दिन से इधर उधर घूम रहे हैं। एससीओ हुआ है, एससीओ से आके आपने 2 दिन का अपना शिविर कर लिया सांसदों के साथ प्रशिक्षण का, आपको पंजाब जाने की फुर्सत नहीं मिली। और गए भी तो आपने दृश्य दिखाया कि एक बंद कमरे में ठीक वैसे ही किसानों से मिले जैसे किसान आंदोलन के समय दिल्ली में आंदोलन हो रहा है, और किसानों से कहा मिले थे? जाके गुजरात कच्छ के बॉर्डर पे। तो ये नाटक कर रहे हैं और अब ये नाटक लगातार एक्सपोज हो रहे हैं। और ये उपराष्ट्रपति का चुनाव कुछ हो, नतीजे से कोई फर्क नहीं पड़ना है। वहां तो पीठासीन अधिकारी को अगर इनकी दल का बैठना है तो कठपुतली बैठना है। लेकिन जो संकेत और जो संदेश पूरे देश में इस चुनाव के बहाने गया है, वो एसआईआर के साथ शुरू हुई जो जन आंदोलन है, जन प्रतिक्रिया है, उसको और मजबूत करने वाला है। और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में अपने आप को नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका होने से बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अन्यथा घर की स्थिति तो खराब है ही, बाहर से भी आप 3-4 तरफ से दबाव में हैं और आप ये सारे दबाव झेल नहीं सकते। इसमें कहीं ना कहीं से विस्फोट होगा और वो विस्फोट जनाक्रोश का विस्फोट अप्रत्याशित होगा। उसको टालने की बहुत जरूरत है। वो तभी होगी जब मुखिया मुखसो चाहिए खान पान में एक वाली स्थिति बने। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसा होगा, क्योंकि ये सुधरने को तैयार ही। राइट सर, राइट। सुधर गोदी गोदी मीडिया अपने हिसाब से ही करता है। और देखिए वो है उसका जो अभी कह रहे थे अनिल सिन्हा साहब की अब तो सुधरना चाहिए जब सूचनाएं आ रही हैं अलग अलग। मैं रविंद्र जी आपसे लेकर और वापस जाऊंगा, राकेश जी तक जाना चाहूंगा। ये जो देखिए उम्मीद तो है कुछ देर बाद नतीजे आ जाएंगे, अपनी उम्मीद जाहिर करते रहना चाहिए, लेकिन आत्मा की आवाज और फिर जो दृश्य देखा हमने हम लोगों ने, मैं इसी पे चाहूंगा प्रतिक्रियाएं कि ये जो स्वस्थ राजनीति होती थी, जो आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी और नितिन गडकरी के जो हाथ में हाथ डालकर जा रहे हैं, ये परंपरा प्रधानमंत्री को कभी आपने देखा कि आप तो संसद में खूब रहे? संजीव जी, मैं कहता हूं कि ये दृश्य तो हर हिंदुस्तानी को अपनी स्मृतियों में सुरक्षित रखने ले चाहिए, क्योंकि यही हिंदुस्तान की राजनीति है। असली पॉलिटिक्स यही है। हार जीत तो बहुत छोटी चीज है सर, असली हुकूमत। प्रदीप भाई आप बता दो, एक दिन हमने कभी देखा हो किसी टेबल पर एक पार्टी के व्यक्ति को बैठे? सेंट्रल हॉल में हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग साथ चाय पीते हैं सर, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, वही पत्रकार बैठते हैं। उससे बढ़िया तो भाईचारा संसद के भीतर जो है, उससे बढ़िया भाईचारा तो कहीं है ही नहीं। और मुझे बड़ी खुशी होती है संजीव भाई ये बात बताते हुए, और मैं हर प्लेटफॉर्म पे बताता हूं कि जितना प्रोफेशनल एटीट्यूड मैंने हिंदुस्तान के सांसदों का देखा है ना, मैंने कहीं देखा नहीं ऐसा। सदन के भीतर जब हाउस चलता है तो एक दूसरे के मुद्दों पर खूब एक दूसरे का विरोध करना। जैसे ही सदन में घंटी बजती है कि हाउस एडजन हो गया, वैसे ही एक दूसरे के साथ मिठाई खाना। इससे बढ़िया आपको क्या मिलेगा बताइए? व्यक्तिगत ताल्लुकात आपके जो हैं उनको बहुत उचले स्तर पर रखा गया है। कितने सर ऐसे सांसद हैं जिनकी बेटियों की शादियां विपक्षी सांसदों ने करवाई हैं, कि वो लोग उनके गए हैं कन्यादान डालने के लिए, वो उनकी जगह पर गए हैं कि इनके पिताजी बीमार, हम जाते हैं। ये जो यकचहती हमारे जिसको कहते हैं, वो भाईचारा आज दिखा। मैं तो चाहता हूं कि इस तरह का दिखे, लेकिन 10 साल से उसको खत्म किया गया है। हर व्यक्ति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया गया, और सदन के भीतर अगर कोई राहुल गांधी से हाथ मिला ले तो उसको पार्टी के विरोध में बोल दिया जाता है। ये बहुत गलत परंपरा स्थापित की गई है। कम से कम चले गडकरी साहब ने हिम्मत करी, गडकरी साहब ने ये दृश्य दिखाया दुनिया को कि भैया भाईचारा अभी भी बना हुआ है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरा को किसी तरीके से आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। ये बड़ा पॉजिटिव है। दूसरा सर, ये एक आज ज्ञानेश कुमार के लिए बड़ी दिक्कत फिर से हो गई। वो महिला सांसद वोट डालते हुए उनकी वीडियो आ गई बाहर, सबके आ गए। अब कैसे होगा? बिल्कुल महिला सांसदों का जो वोट डालते का वीडियो है वो बाहर आ गया, तो अस्मिता वाला मामला अब क्या जमेगा क्या?
या वो सवाल खत्म हो गया? जवाब तो देना होगा, जवाब तो देना होगा, उन्हीं को देना होगा, जवाब तो देना होगा। वो कह रहे थे कि नहीं हाँ, जाना चाहिए, कहां अब से आ देखिए गया निकल। वो वीडियो सारे बाहर आ गए। प्रियंका गांधी वोट डाल रही हैं, सारे सांसद जो महिला सांसद है वो वोट डाल रही हैं, और उनके वीडियो सीसीटीवी से बिना ही कैमरा लगा लगा के बाहर आ गए। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है ज्ञानेश जी बताएंगे उस बारे में भी। और एक बात बस मैं ये बोल दूं पंजाब के बारे में, ये प्रधानमंत्री के वीडियो, अब मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एक बार चला भी दें अगर उस दृश्य को, तो ज्यादा मैं अच्छा दिखा रहेगा। वो दृश्य में दिखा देता हूँ, देखिए वो बैठक का दृश्य में दिखाता हूँ, मुझे हाँ, भी वो विस्मय मैं होता है। इसलिए कह रहा हूँ कि उस ये दृश्य में देखिए, मुझे यार, मुझे संजीव भाई, मुझे उसमें कोई मंत्री नहीं दिखा। या हो सकता है हम लोग पहचान ना पाए, राजू भाई होते तो बता देते। लेकिन ये बिट्टू तो खैर हैं, लेकिन ये बीजेपी के नेता वहां क्या कर रहे हैं? ये तो प्रधानमंत्री की सारे बैठक सारे है ना, ये बीजेपी के बीजेपी की। नेता, बिल्कुल सारे बीजेपी के नेता, सारे ये बीजेपी के बीजेपी नेता। के, ये देखिए दो लोग, कम से कम 3 लोगों को तो मैं देख रहा हूं जो बीजेपी के नेता हैं, और उनके सुनील पास जाखड़ है, कोई सुनील सरकार में जाखड़ है, जिम्मेदारी है नहीं। सरकार में बिल्कुल। जिम्मेदारी नहीं है उनके पास, कोई मंत्री नहीं है वो। तो ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वहां पर हैं, ये चुग साहब जो जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के, ये वहां पर हैं, और एक रमन मलिक है शायद। ये 3 सांसद लोग जो हैं, ये तीनों लोग सरकार का हिस्सा नहीं है। ये लोग बीजेपी का हिस्सा जरूर हैं, बीजेपी के पदाधिकारी हैं। जब बीजेपी के पदाधिकारियों को बुला लिया, तो आम आदमी पार्टी, अकाली दल के लोगों को क्यों नहीं बुलाया? वो लोग भी तो बाढ़ में मदद कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को क्यों नहीं बुलाया? ये कि पॉलिटिकल पार्टी का कोई कार्यक्रम थोड़ी था। प्रधानमंत्री अगर आए हैं तो वो प्रदेश सरकार के नुमाइंदों को अपने साथ लेके आते, और मंत्रियों को अपने साथ लेके आते, जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं, जो कि इसमें राहत और बचाव कार्य में मदद कर सकते हैं, उनको तो लेके नहीं आए। गिने चुने एक सेट ऑफ लोगों से बात की है। और इनमें भी देखना संजीव भाई, जब इनकी डिटेल्स आएंगी ना, अधिकतर इनमें बीजेपी के पदाधिकारी मिलेंगे आपको जो बात कर रहे हैं। वही जो है, सामान्य वही। किसान है वो बहुत कम मिलेंगे, या हो सकता है ना ही मिले। इनको पहले से ट्रेन किया गया होगा। ये बिल्कुल मैनेज लग रहा है, स्टेज मैनेज लग रहा है। और बाढ़ में आप लोगों को मिलने गए हो तो ये कमरे के भीतर क्या जरूरत है मिलने की? सड़क पे जाते एग्जैक्टली, लोग परेशान एग्जैक्टली, हैं, उनके करोड़ों का नुकसान हो गया। कम से कैसे किसी बुजुर्ग महिला के घर जाते, किसी गरीब परिवार के पास जाते, जिनकी गाय भैंस मवेशियां करोड़ों रुपए की जो बह गई हैं पाकिस्तान की तरफ, उनको ढाढ़स बंधाते। यहाँ पे खड़े होकर क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं। ये तो सर बिल्कुल सर दिखावा सर, है। रवीन जी, और मुझे रवीन जी, लगता है रवीन जी, रवीन जी, वो वैसी ही दहशत है जैसे कहा गया अमित शाह साहब वाला था, उनको लग रहा था ऐसा ना हो। और आप पार्टी के लोग तो वैसे ही खुराफाती हैं, कैसे बुला लेंगे आप? नहीं सर, ये खुराफाती बिल्कुल सही है, लेकिन पंजाब के लोग इतने परेशान हैं, उन परेशानियों को बढ़ा क्यों रहे हो यार आप? ये तो एग्जैक्टली, घटाने वाली बात थोड़ी है सर। आप उनके बिल्कुल, दर्द पर दुख में मलहम लगाने गए हैं कि उनको परेशान कर। ये दृश्य देख के लोगों को कोई सुकून मिलेगा क्या? वो तो बिल्कुल, परेशान ही होंगे कि भाई बिल्कुल, हम लोगों से मिलने आए और हमसे मिले ही नहीं। अपने बिल्कुल, एक, अच्छा ये लोग जिनसे मिले हो, ये लोग तो पहले से ही पंजाब में मौजूद हैं। इन लोगों ने क्या मदद की है? इन लोगों ने कुछ क्या मदद की पंजाब की? ये चुग साहब आए थे, सुनील जाखड़ थे, ये लोग तो हैं ही पंजाब में भाई। इन लोगों ने कितनी मदद करी ये भी तो बता देते ना, कि हमारे कार्यकर्ताओं ने इतनी मदद की है। वो भी नहीं बता पाए। कम से कम मंत्रियों को ले आते, जो एसएस कर लेते, अधिकारियों को अपने साथ लेके आते, जो विश्लेषण करते कितना नुकसान हुआ है, और उन लोगों को ढाढ़स बंधाते। अब 1600 करोड़ रुपए आपने दिए हैं, 1500 पंजाब को, हिमाचल को दिए हैं। अब 1600 करोड़ रुपए की मांग थी क्या? मांग कहां 20,000 करोड़ की कर रहे हैं, 1600 करोड़ रुपए आप दे के आ रहे हो। तो ये तो जवाब देने से ज्यादा सवाल खड़े करके प्रधानमंत्री आए हैं, लोगों को खुश करने के से ज्यादा परेशान करके आए। जी देखिए संजीव जी, सबसे बड़ी बात है, अभी प्रदीप जी ने कहा कि नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, यहाँ जो कुछ हो रहा है उससे हम इतना बेखबर क्यों हैं? तो दक्षिण एशिया में जो नेतृत्व था एक जमाने में भारत का, वो तो कभी का खत्म हो गया, वो चीन की तरफ जा चुका है। चीन का जितना दखल श्रीलंका में है, जितना दखल बांग्लादेश में है, जितना दखल पाकिस्तान में है, उससे ज्यादा दखल नेपाल में है। अब वो हमारा छोटा भाई नहीं है, उससे हमारी जो रोटी बेटी का रिश्ता था वो कब का टूट चुका है। वहां हिंदू राष्ट्र नहीं है, वहां वामपंथी और दूसरे दल आते जाते रहे। नेपाली कांग्रेस की मदद से भी सरकार चली है, लेकिन सारा जो आश्रय एक जमाने में हिंदुस्तान देता था, जो पैसा हिंदुस्तान खर्च करता था, वो अब लगभग बंद है। इसीलिए वो चीन आश्रित हो गए। केपी शर्मा ओली साहब चीन की तरफ क्यों झुके हुए हैं? क्योंकि अब चीन ने उनके अधोसंरचना विकास में जितना पैसा खर्च किया, उतना भारत ने पुराने आंकड़ों को देखते हुए बंद कर दिया। और रेल तक पहुंचा रहा है वो चीन नेपाल में अंदर। और हमने जो पहले पानी की संधियां की, हमने जो वहां बांध बनवाए, जो वहां हमने बिजली पहुंचाई, वो सबसे अपना हाथ खींच लिया। तो इसलिए भारत से सबका मोह भंग हो गया। नेपाल का हो गया, पाकिस्तान तो हमारा स्थायी दुश्मन है, बांग्लादेश का हो गया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री 13 महीने से हिंदुस्तान में अपनी जान बचाए पड़ी हुई है।
ओली साहब का क्या हाल होगा ये आप कल्पना कर सकते हैं, जबकि एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी मारी जा चुकी है और ढेरों मंत्री पिट चुके हैं, आगजनी हो चुकी है। तो ये हमारे जो सुरक्षा सलाहकार हैं, जो भी अड़ोस पड़ोस के विदेश नीति पर नजर रखते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी नाकामी है कि वो इस संकट की घड़ी में भी हमारे पड़ोसियों की न तो मदद कर पा रहे हैं और न वो कोई उनसे मदद मांग रहा है, क्योंकि वो तो पहले ही हो चुका है। तो अब ये सीधा सीधा, जैसे मैंने पहले भी कहा, आपने देखा हो एक योग क्रिया होती है जिसमें हमारे पुराने बाबा लोग बीच में बैठ जाते हैं, चारों तरफ आग लगा लेते हैं और सोचते हैं वो सुरक्षित हैं। वो स्थिति हिंदुस्तान की हुई कि चारों तरफ आग लगी है, म्यांमार जल रहा है, नेपाल जल रहा है, बांग्लादेश जल रहा है, पाकिस्तान जल रहा है, और आप बैठे निश्चित योग लगा रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है। मैंने पहले चक्र में भी कहा कि सिर्फ पलीता लगने की देर है। पलीता जानते हैं ना, चक्री में नीचे एक छोटी सी पूछ रहती है, उसमें माचिस लगाइए भड़क जाएगी यार। तो ये पलीता लग चुका है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी इन्होंने हिकमत अमली से काम नहीं लिया है। ये चुनाव सर्वसम्मति से हो सकता था, लेकिन इन्होंने सबको साथ और सबका विकास का झूठा नारा दे करके जो अदावत की राजनीति थी उसको चरम पर पहुंचा दिया। और इसके नतीजे आप 8 बजे के बाद जो भी आएंगे वो देखें। लेकिन आने वाले दिनों में ये जो आग है भभक रही है। पंजाब में भी असंतोष की बात है। आप किसान आंदोलन में 750 लोग मर जाते हैं, तो कक्ष में जाके किसानों से, गुजरात के रण के कक्ष में किसानों से ऐसे ही बंद कमरे में बात करते हैं जैसे 1300 गांव उजड़ गए पंजाब के, और आप एक बंद कमरे में बात कर रहे हैं। पीड़ित तो वहां कोई दिखा नहीं। पीड़ित होता तो उसकी आंखों से आंसू झर रहे होते, उसके हाथ में टूटी हुई फसल होती, जली हुई फसल होती या गली हुई फसल होती, कोई पीड़ित नहीं था। तो नाटक नौटंकी प्रहसन की राजनीति का वक्त समाप्त हो चुका है। ये अगर बंद तत्काल नहीं हुआ तो आप देखेंगे कि कल नेपाल जला है, परसों हमारी भी बारी आ सकती है। जी नहीं, बिल्कुल ठीक है।